श्वास लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए जिस समय पर आप अभ्यास में बैठें, क्योंकि श्वास का क्रम अगर सही नहीं है तो वह आपके मन को विचलित रखता है। श्वास और मन का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन फिलहाल हम श्वास का क्रम क्या होना चाहिए उसको समझें। नास छिद्र से जब हवा अंदर जाती है तो विंड पाइप श्वास नलिका से होती हुई हमारे सीने में अंदर मौजूद एक अंग होता है जिसे हम कहते हैं फेफड़े, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं लंग्स। जैसे एक वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं, इसी तरह लंग्स के अंदर बहुत सी शाखाएं होती और हर शाखा के अंत पर एक स्थान होता है जिसे एलिवियोली बोलते हैं। तो एलिवियोली शाखा और शाखा का जो कनेक्टिविटी है आपस में, वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बंदे को तो इतना पता है, मैंने श्वास भरी और श्वास छोड़ी, लेकिन उससे होता क्या है वो जानता नहीं है। जब आप श्वास जैसी प्राय लोग लेते हैं छोटी श्वास, छोटी श्वास में लंग्स में जितनी वायु जानी चाहिए उतनी जाएगी ही नहीं, तो उसे हम छोटा श्वास कहेंगे। और जब उसमें भी दिक्कत आ जाए, जैसे दमा के रोगी को, अस्थमा के रोगी को जल्दी जल्दी श्वास और बहुत छोटा श्वास लेने की जरूरत पड़ती है। ब्रोंकाइटिस जैसा रोग हो जाने पर भी इसी तरह से श्वास लेने में जल्दी तेजी होती है, और अगर तेजी से नहीं ले तो उसको बहुत सफोकेशन, बहुत घुटन होने लग जाती है। जितनी मात्रा में वायु आपके फेफड़ों में जानी चाहिए, जब वो नहीं जाती है तो आपके रक्त में और आपके शरीर के समूचे अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब आप ये जानिए, जैसे ये बल्ब जल रहा है क्योंकि इसको बिजली मिल रही है, और मान लो बिजली की सप्लाई ठीक नहीं आए तो बल्ब में फ्लिकरिंग शुरू हो जाती, जलता बुझता है। इसी तरह जब शरीर के अंतरंग अंगों को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है तो इन अंगों में फ्लिकरिंग, इसी फ्लिकरिंग को हम रोग कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, जब ऑक्सीजन की मात्रा आपके रक्त में कम रहती है
क्योंकि आप श्वास छोटी ले रहे थे। ये जो वायु तुम्हारे नाक के द्वारा अंदर जाती है, ये अपने साथ प्राण वायु ऑक्सीजन को लेके जाती है और फेफड़ों में पहुंचकर एलिवियोली में गैस एक्सचेंज होता है। हमारे रक्त में जो विषैली गैस, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते, वो विषैली गैस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और जो श्वास आप बाहर फेंकते हैं, ये विषैली जो गैस है ये शरीर से बाहर आ जाती है। अब अगर आप श्वास छोटी ले रहे हैं और जल्दी जल्दी ले रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन का रक्त में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इस प्रक्रिया में दिक्कत हो जाती है और यहीं से शरीर के रोगी होने का क्रम शुरू होने लग जाता है। यौगिक साइंस कहती है, अपने श्वसन क्रिया को जिसने संयमित और गहरा कर दिया, उस व्यक्ति का शरीर भी निरोगी होने लग जाएगा। अब आप अगर बेहोशी में छोटा सांस लेते हैं, तो ये जहाँ शरीर को रोगी करता है, वहाँ मन की एकाग्रता को भी भंग करता है। सांस जब लंबी जाएगी तो सबसे पहले पेट फूलेगा, सांस भरते चले जाएंगे तो सीना फूलेगा, ये बगल की ओर चेस्ट का एक्सपेंशन होगा, बगल की ओर ये आपको महसूस होता है आपका फैलता हुआ। इस पर भी जब आप और सांस भरते हैं तो अपर लोब्स ऑफ द लंग में भी जब हवा आती है तो या आपके कंधे ऊंचे उठ जाएंगे। उठाने नहीं है ऐसे, अपने आप हवा, जैसे जैसे आप गुब्बारा समझिए, आप गुब्बारे में हवा भरते जाइए, वो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। ऐसे ही हमारे फेफड़े भी गुब्बारे की तरह, जब आप श्वास भरते हैं तो ये फूलते हैं, जिसकी वजह से पेट भी फूलता है और जिसकी वजह से सीना बगलों से फैलता है। और ये क्लाइवेकल जो बोन है, ये हड्डी जो रहती है, यहाँ से कंधा पूरा ऊंचा उठता है। क्यों? क्योंकि फेफड़े में हवा गुब्बारे में पूरी तरह भर ली है। इसको हम कह सकते हैं यौगिक श्वसन क्रिया, जिसमें पहले पेट फूले, फिर सीना फूले और फिर कंधे ऊंचे उठे। तो ये कंप्लीट इनहेलेशन होगी, ये पूरा पूरक श्वास का होगा। लेकिन जब आप श्वास इतनी लंबी नहीं लेते हैं और जब आप श्वास छोटी लेते हैं, तो उसके कारण से भी आपका मन ध्यान में, साधना में, सुमिरन में लगता नहीं है। क्योंकि जब आपकी श्वास गहरी होगी, लंबी होगी, संयमित होगी, बैलेंस्ड होगी, आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाएगा। ये श्वास के द्वारा मन को संयमित करने का रहस्यमयी फार्मूला है, जो अब रहस्य नहीं रहा, क्योंकि हमने बता दिया आपको। हम सबका जो नॉर्मल क्रम श्वास लेने का होना चाहिए, अगर हम मेडिकल साइंस के अनुसार देखते हैं तो वो कहते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग शुड बी दैट इन 1 मिनट देयर इज अ इनटेक ऑफ 16 ब्रेथ्स। 16 श्वास 1 मिनट में आने चाहिए और जाने चाहिए। लेकिन जब भी लोगों को श्वास नापने के लिए हमने बोला, तो वो 1 मिनट में कोई 25 लेता है, तो कोई 30 लेता है, तो कोई 35 लेता है। अब होना चाहिए 1 मिनट में, मेडिकल साइंस कहती है 16। और यौगिक साइंस क्या कहती है वो भी सुनो। यौगिक साइंस कहती है 1 मिनट में 2 श्वास हों तो वो साधक है, और 2 मिनट के बाद 1 श्वास लेवे तो वो धारणा स्थिति में है, और 1 घंटे में 1 ही श्वास लिया तो वो ध्यान की अवस्था में है।
समझ रहे हो? अभ्यास के समय पर 1 मिनट में 2 ही श्वास रह जाएं तो इसका अर्थ यह हुआ कि इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं और मन अंदर टिक चुका है, इसलिए श्वास का रेट कम हो गया। और जब मन ध्यान अवस्था में जाएगा तब उस समय पर 1 मिनट में 1 ही श्वास रह जाएगा। और जब यह ध्यान की स्थिति दृढ़ हो जाएगी तो श्वास अवरुद्ध हो जाती है। उसे कहते हैं केवली कुंभक, दैट इज सस्पेंशन ऑफ द ब्रेथ। श्वास ही रुक जाती है। तो आपके गहरे श्वास का आपके मन के साथ कितना गहरा रिश्ता है वो यहीं से प्रकट होता है कि जब आपको गुस्सा आया हुआ होता है तो गुस्से में श्वास 1 मिनट में 45 से 50 होती। तभी तो मुहावरा बना ना, कुत्ते की तरह हाँफ रहा। 1 मिनट में कुत्ते का श्वास 45 से 50 होता है, 45 to 50। और जब आदमी या औरत को गुस्सा आता है तो उसका भी श्वास उस समय पर 45 से 50 हो जाता है। 40 और 50 की रेंज में हो जाएगा। इसलिए कहावत बनी, गुस्से में हांफता है, गुस्से में कुत्ते की तरह हो गया है। वो इसलिए कि इंसानों का श्वास तो 1 मिनट में 16 था, ये चला गया 40 पे। अब इंसान तो रहा नहीं, बन गया कुत्ता। जिस समय पर आप अभ्यास के लिए बैठना चाहें उस समय पर यह चीज का बहुत ध्यान आपको देना होगा। जो मेहनत आपने कभी अपने श्वासों पर नहीं की है उसको करने का वक्त अब है। Your breathing rate has to come down। अच्छा, आप देखिए, जब इंसान कामातुर होता है तब भी उसकी श्वास की गति तेज हो जाती। क्रोध में तेज हुई, काम में तेज हुई। और जब आदमी का मन शांत होगा तो बट ऑब्वियस उसका श्वास की गति भी कम हो जाती। अब हम सात्विक किसको कहते हैं? आज सुबह हमने चर्चा शुरू करी थी ना। हम सात्विक व्यक्ति उसको कहे जो हल्का खाए, वैष्णव भोजन खाए, सफ़ेद कपड़े पहने, तिलक लगाए, शास्त्र पढ़े, मंदिर जाए, गुरु को नमन करे। नहीं, योग की दृष्टि से देखें तो हम कहेंगे जिसका श्वास का रेट प्रति मिनट कम है। सात्विक का होगा कम, रजोगुणी का होगा ज्यादा और तमोगुणी का और ज्यादा। अब आप ये देखिए, जब आपका श्वास तेज चलता है तो उसके प्रभाव से आपके शरीर में रक्त का दौरा भी तेज हो जाता है, नाड़ी की गति भी तेज हो जाती। और ये रक्त का दौरा इसलिए तेज हुआ क्योंकि हार्ट को तेजी से पंप करना पड़ता है, तो माने हार्ट रेट भी बढ़ गया। तो जिन व्यक्तियों को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, उनके लिए तो ये अति उत्तम दवाई है कि वो रोजाना सुबह और शाम बैठकर अपनी श्वसन क्रिया को देखें और अपनी श्वसन क्रिया को गहरा करते जाएं। और सुबह जैसे हमने कहा, भावना से श्वास को ले कि सांस जो अंदर जा रही है वो शरीर को ऊर्जामयी कर रही है, जो सांस बाहर आ रही है वो मेरे शरीर के रोगों से शरीर को मुक्त कर रही है। इस सुंदर भावना के साथ अपनी श्वसन क्रिया को गहरा करे, सांस को लंबा करे, सांस को बिना झटके के छोड़े। तो अगर वो इसका अभ्यास करता रहेगा, अब इसके प्रभाव से क्या होगा,
हार्ट का पंपिंग रेट कम होगा, नॉर्मल की तरफ बढ़ने लग जाएगा, पल्स रेट कम होगा, रक्त का दौरा जो बहुत हाइपर हो रखा था वो ठीक होने लग जाता है। अच्छा, अद्भुत बात यह है कि अगर किसी का रक्त का दौरा कम हो तो वो भी नॉर्मल होने लग जाएगा। क्यों? जिस चीज पर आपने अपने मन का ध्यान देना शुरू किया वो हर बिगड़ी हुई चीज ठीक हो सकती है। ये हमारे ऋषियों का दिया हुआ वचन है। ऐसे ही है जैसे आप मानो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपके सामने जो आदमी बैठा है, आपने उसकी शक्ल देखी और आपको याद आया कि मेले में पोस्टर लगा था कि ये जेब कतरे, फोटो लगे थे कि ये चेहरे दिखें तो सावधान हो जाना, ये जेब कतरे है। वो बंदा सामने बैठा और उसकी शक्ल तो याद आ गया, मेले का पोस्टर। अब मुझे बताइए, आप हो गए हैं होशियार, उसको मौका दोगे अपनी जेब काटने का? चौकस रहोगे। और ये भी हो सकता है कि तुम बातों बातों में कहने लगो हम तो जूडो कराटे भी जानते, ना भी जानते हो तो भी बोल दोगे। सावधान व्यक्ति की चोरी नहीं होती है। ऐसे ही जब आप सावधान होते हैं, जब आप सचेत होते हैं, तो आपके श्वासों की चोरी नहीं होगी। मतलब बेहोशी से लिए गए श्वासों की चोरी है। गणित समझिए आप। आपके बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, आप रोज के 10,000 खर्च कर दो, आपके पैसे कितने समय में खत्म हो जाएंगे? आप रोज का 5,000 खत्म करो, आपका 1,00,000 रुपए का सेविंग अकाउंट कितने दिन में खाली हो जाएगा? आप 1,000 रुपया खर्च करो, आपका 1,00,000 रुपया कितने समय में पूरा होगा? आप सिर्फ 100 रुपया खर्च करो, अब आपका 1,00,000 रुपया कितने दिन चलेगा? यहां आके फंस गए हैं। अर्थ क्या निकला? जितना कम खर्च करते हैं उतनी मूल राशि ज्यादा लंबे समय तक चलती है। अब यही क्रम आपके श्वासों का है। आपको जो श्वास मिले हैं वो गिनती से मिले हैं। आयु नहीं होती है कि हम 10 साल जिएंगे, कि 60 साल जिएंगे, कि 80 साल जिएंगे। हमारे पास श्वासों की पूंजी है। अब अगर आप प्रति मिनट 25 या 30 श्वास ले रहे हैं तो आपकी पूंजी जल्दी खर्च होगी। और आप अपने श्वासों की पूंजी को समझदारी से खर्च करते हैं, संयमित श्वास लेते हैं, यौगिक श्वास लेते हैं, क्या होगा? आयुष। तो अगर आप अपने शरीर का आयुष बढ़ाना चाहते हैं और शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने श्वासों को बैलेंस्ड, संयमित, गहरा, डीप, लॉन्ग सांस लंबी रखें। तो उसके लिए सुबह सूर्य उदय से पहले जागकर अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा अभ्यास जब सूर्य अस्त होता है उस संध्या काल में अगर आप अभ्यास करते हैं। ये 2 समय का अभ्यास धीरे धीरे, आज जो तुम्हारी प्रति मिनट श्वास 16 या 20 या 25 है, वो धीरे धीरे उसका क्रम गिरते गिरते 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और फिर वो भी समय आ जाएगा जब 1 मिनट में 2 ही श्वास रह जाएंगे। आप देखिए, जब आपकी श्वास 25 से ज्यादा चल रही थी तो मन में क्रोध था, और जब आपकी श्वास 10 से कम रह जाएगी तो आपका मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? किसी बेवकूफ को भी बात समझ लग जाएगी कि उस समय मन अत्यधिक शांत होगा। और जब मन शांत होता है
दिल ठीक से काम करता है, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, हार्ट भी ठीक रहता है। और जब ब्लड प्रेशर सही रहता है तो किसी स्ट्रोक के होने की संभावना नहीं रह जाएगी। बड़ा कष्ट होता है जब मैं सुनती हूँ किसी के बारे में, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। कोई तो मर जाते हैं, कोई जो बचते हैं पैरालिसिस हो गया, जुबान नहीं चल रही, व्हीलचेयर पे आ गया। था क्या? ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया, दवा खाते थे, दवा खा करके भी हो गया, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई उनके पास ठोस उपाय नहीं है, दवा की डोज बढ़ा देते। लेकिन किन्हीं केसेस में, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे कोई भक्त हैं, उनके पतिदेव रात्रि को 4 बजे 3 बजे उठे हैं बाथरूम जाने के लिए, और पैर नहीं उठ रहा, बाँह नहीं चल रही। पत्नी को कहते लगता मुझे कुछ हो गया है। जब तक पत्नी को समझ लगी कि क्या हुआ, गिर गए, अस्पताल लेके गए, डॉक्टर बोले ये तो स्ट्रोक हुआ। आज 4 महीने हो गए हैं उनको, बाँह नहीं चल रही, टांग नहीं चल रही। माइनर था स्ट्रोक, कोई क्लॉट आया था, निकल भी गया, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए आया हुआ मस्तिष्क में क्लॉट, आज ना टांग चल रही है ना बाँह चल रही है। एकदम हट्टा कट्टा घूमने वाला इंसान जो है वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर निर्भर हो गया है कि बाथरूम भी जाना तो कोई चाहिए, कपड़ा बदलना है तो कोई मदद चाहिए। और क्या कारण क्या हुआ? जब हमें मिलने आए तो मैंने पूछा क्या ब्लड प्रेशर था, कहते नहीं, कुछ ऐसा बोलते थे, चक्कर चक्कर सा आ रहा है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो तो कोई चक्कर आए, ये ज़रूरी नहीं है। और चक्कर पेट में गैस हो तो भी आ सकते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो तो भी आ सकते हैं। तो चक्कर का मतलब, कई लोग ऐसे दब्बू होते हैं ना, वो इतनी बात सुन के, वो जरा सा एक महिला को आया चक्कर, वो पति को फ़ोन किया, जल्दी घर आओ मुझे अटैक हो गया। पति सारा काम दाम छोड़ करके घर आया, बोले क्या हो गया? बोली अटैक, मैं तो लगी जाने वाली हूँ, मेरे अटैक हो रहा है। बोले अटैक हो रहा है? तू तो बोल रही है। कह रही बस हो रहा है, बस होने ही वाला है। पतिदेव थोड़े समझदार थे, उन्होंने मीठा सोडा पानी में डाला, थोड़ा नींबू निचोड़ा और काला नमक दिया और उसको पिला दिया, और इतने लंबा सारा डकार मारा उसने, घर की दीवारें भी हिल गईं। कहती अब ठीक लग रहा है। जरा सा चक्कर का मतलब ये नहीं है कि किसी को स्ट्रोक ही हो रहा है या उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। लेकिन ये भी बात समझने की है कि अगर आप 30 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं तो आपको अपने खान पान, अपनी निद्रा, अपने शयन, मन के विश्राम, मन के शांत होने, ये सब चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ऐसी संभावना ही क्यों आए कि रोग हो जाए, उसके पहले चौकस रहना चाहिए, समझदारी से अपने जीवन को जीना चाहिए। हमारे ऋषियों ने देखिए, चाहे वो कर्मकांड हो तो उसमें भी प्राणायाम को जोड़ा है। वो बात अलग है कि आजकल के अक्सर कर्मकांडी पंडित वो सब क्रियाएं न खुद जानते हैं न वो यजमान से कराते हैं, लेकिन पूर्व में जितने भी समझदार विद्वत ब्राह्मण जन होते थे वो इस बात पर बहुत उनकी दृष्टि रहती थी, और चाहे वो कोई पूजा रहे उसमें प्राणायाम महत्व रूप से इम्पॉर्टेंटली उसमें इन्वॉल्व होता था। दोनों समय की संध्या करने वाले ब्राह्मण का बड़ा आदर होता था, आज भी है। वो बात अलग कि लोगों को समझ ही नहीं रहेगी संध्या का मतलब क्या होता है, परंतु संध्या काल में जब स्नान करके बैठे कोई, सांस लेना इसे कहते पूरक, सांस रोकना इसे कहते कुंभक, सांस छोड़ना इसे कहते रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक के ऐसे 11 क्रम करने के बाद श्वास में जो गायत्री का जप करे, माने गायत्री के तमाम
अक्षर एक श्वास में पूर्ण किया, फिर किया कुंभक, मैंने सांस को अंदर रोका, तो फिर से पुनः पूरा एक गायत्री का मंत्र, फिर सांस छोड़ा तो फिर एक पूरा गायत्री का मंत्र। और धीरे धीरे जो अच्छे अभ्यासी होते थे वो एक श्वास में 4 या 5 गायत्री करते, सुबह में भी शाम में भी। तो सूर्य उपासना करके अथवा गायत्री का जप करके श्वास के ऊपर अपना काम करते हुए मंत्र से मन को जोड़कर और सांस को गहरी रखकर ये अभ्यास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है, वो तेजस्वी होता है, उसका शरीर निरोगी रहता है, उसकी इंद्रियां सक्षम रहती है, उसकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। ऐसे फल शास्त्रों में हमको मिलते हैं। पर ये दोनों समय का अभ्यास है, सुबह सूर्य उदय से पहले, शाम को सूर्य अस्त होते समय और सूर्य अस्त के बाद भी कुछ समय तक अभ्यास में बैठे। ये मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल। ये आपके मूड पर निर्भर नहीं करता, मूड नहीं है आज करने का, ना, मूड का कोई लेना देना नहीं है, ये आवश्यक है, नियम है। गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें। इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम